प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य के इतिहास की विभिन्न प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रवर्तन भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है, जो कि विक्रम संवत 1900 के आसपास प्रारंभ होता है। प्रवृत्तात्मक वृत्ति की दृष्टि से हम आदिकालीन हिंदी कविता को निम्न उपभागों में बांट सकते हैं, जिनमें पहला है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद, अगला प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, नवगीत आदि। आधुनिक काल का प्रथम चरण भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु जी के रचना काल को ध्यान में रखकर इस काल की समय अवधि संवत 1925 विक्रम से 1950 विक्रम तक मानी जाती है। वस्तुतः भारतेंदु युग कवि वचन सुधा के प्रकाशन काल से लेकर अर्थात 1868 से लेकर सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन काल तक माना जा सकता है। भारतेंदु युग के नामकरण का आधार। किसी युग का नामकरण दो आधारों पर किया जाता है। पहला आधार तो यह हो सकता है कि उस युग की मुख्य प्रवृत्ति पर युग का नामकरण किया जाए, जैसे भक्ति काल, रीति काल आदि। दूसरा आधार यह हो सकता है कि उस युग का नाम किसी ऐसे व्यक्तित्व के नाम पर रखा जाए जिसने उस युग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतेंदु युग के नामकरण का यही दूसरा आधार है। इसमें भारतेंदु के महिमा मंडित व्यक्तित्व को आधार बनाकर ही इसका नाम भारतेंदु युग रखा। हिंदी में आधुनिक काल के प्रवर्तक सूत्रकार भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ही माने जाते हैं। उन्होंने कविता में नव युग की चेतना को भरकर एक ऐसे कवि मंडल तैयार किया जिसने कविता में नवयुग की चेतना के प्राण फूके। इस कवि मंडल के केंद्र और प्राण शक्ति स्वयं भारतेंदु जी थे, अतः उन्हीं के नाम पर इनका नाम भारतेंदु युग पड़ा। भारतेंदु युगन कविता का वर्णन विषय काफ़ी विस्तृत हो गया था। एक और तो उनमें भक्तिकालीन रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ मुखरित हुई, तो दूसरी ओर समकालीन परिवेश के प्रति भी आकर्षण जागृत हुआ। कविता ने सामंती चार दीवारी से निकलकर जन जीवन का वर्णन किया, साथ ही अपने मूल्यवान अंगराग एवं आवरणों का तिरस्कार करके खुली स्वच्छंद हवा में सांस ली। नवयुग की चेतना का प्रादुर्भाव तत्कालीन सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना, आर्थिक चेतना की प्रवृत्तियों में ढूंढा जा सकता है। भारतेंदु युग का साहित्य पूर्ववर्ती जनवादी साहित्य और भारतेंदु जन जागृति के अग्रदूत राष्ट्रीय चेतना से अनुसूचित इस काल के साहित्य की अनेक प्रवृत्तियां हैं, जो इस प्रकार है। पहली है राष्ट्रीय प्रेम। भारतेंदु युग कवियों ने अपनी सजग राष्ट्रीय चेतना के फलस्वरूप विदेशी शासन यानी कि अंग्रेजों के शासन के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता जगाने का प्रयास किया। भारतेंदु जी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण के चित्र उतारते हुए जनता को सचेत किया, जैसा कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। अर्थात उन्होंने जनता को जो अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण से अवगत कराया और सचेत किया कि हमें उनके शोषण के दुष्चक्र में न फंसकर उससे बाहर निकलकर आना होगा। राधा चरण गोस्वामी कृत हमारो उत्तम भारत देश, राधा कृष्ण कृत भारत बारहमासा आदि कविताएं इसी भावना से ओतप्रोत है। देशभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय भारतेंदु जी में मिलता है। अंग्रेज कुशल शासन व्यवस्था कर रहे थे और भीतर ही भीतर भारत का आर्थिक शोषण भी कर रहे थे। इसका उल्लेख
भारतेंदु जी की निम्न पंक्तियों में हुआ है। अंग्रेजी राज सुख साज सजई सब भारी, पही धन विदेश चली जाओ इत होत अति खारी। कि अंग्रेजों ने हमारे संपूर्ण धन को विदेशों में भेज दिया है और हमारा जो देश है वो आर्थिक दृष्टि से अंदर खोखला हो गया है। इस प्रकार उन्होंने हमारे देश की जो दुर्दशा की, उस दुर्दशा से आम जन को परिचित करवाया। राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का मिश्रित स्वरूप। भारतीयों के प्रारंभ के कवियों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति के भाव थे। इसका कारण यह था कि प्रारंभ में वे औपनिवेशिक सरकार के स्वार्थ को स्पष्ट रूप से नहीं समझ सके। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ सुधार अवश्य किए, परंतु ऐसा करने के पीछे उनकी सदिच्छा नहीं थी। इस आरंभिक दौर में ब्रिटिश सरकार का सही रूप स्पष्ट नहीं हो सका। इसलिए इस युग में जहाँ महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा के भाव मिलते हैं, वह राष्ट्र प्रेम की कविता भी मिलती है। समस्याओं पर आधुनिक चिंतन करने वाले कवियों के पास तत्कालीन तनावग्रस्त स्थितियों से उबरने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वे भारत की दुर्दशा पर आंसू बहाने के लिए विवश थे। जैसे कि रोबो सभी मिलके आबो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। कि हमारे जो भारत की दुर्दशा अंग्रेजों ने की है उसे हम देख नहीं पा रहे हैं। सामाजिक चेतना, अगली प्रवृत्ति है सामाजिक चेतना। रीतिकाल के कवियों ने समाज की ओर से आंख बंद कर रखी थी, किंतु भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथातथ निरूपण करने में रुचि दिखाई। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, छुआछूत निवारण, बाल विवाह, कन्या अपहरण निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली कविताएं लिखी गई। सामाजिक रूढ़ियों को नकारते हुए बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत को काव्य का विषय बनाया गया और सामाजिक कुरीतियों, छल कपट, पाखंडों की जड़ काटने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा नाटक में वर्णाश्रम धर्म की संकीर्णताओं का विरोध किया। जैसे कि बहुत हमने फैलाया धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। मेहनत का स्वर्ग की दयनीय दशा पर सहानुभूति, दुख का भाव व्यक्त करते हुए बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है, जिनके कारण सब सुख पायो, जिनका बोया सब जन खायो, हाय हाय उनके बालक नित भूखों के मारे चिल्लाया। अर्थात उन्होंने हमारे समाज की जो दुर्दशा थी उसको बड़ा ही मार्मिक रूप में उभारा है। यहाँ बेचारे दुख के मारे निस दिन पच पच मरे किसान, जब अनाज उत्पन्न हुए तब सब कटवा ले जाए लगाम। अर्थात जो विभिन्न प्रकार के टैक्स या कर लगाकर जनता को छला जाता था, उनसे उनकी मेहनत को छीना जाता था, उस यथार्थ को भी उन्होंने अपनी कविताओं में अभिव्यक्ति दी। अगली प्रवृत्ति है आर्थिक चेतना। भारतेंदु कवियों में आर्थिक चेतना का रूप भी नए रूप में उभरकर सामने आया है, क्योंकि अंग्रेज ऊपरी तौर पर सुविधा देकर भी अंदर से हमारे देश को खोखला बनाने में जी जान से जुटे हुए थे। इस दुर्दशा को भारतेंदु जी सहन नहीं कर सके, अतः उनके हृदय में इनके प्रति अनायास ही विद्रोह मुखरित हुआ। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था के बिगड़ते और टूटते हुए स्वरूप को पुनर्जीवित एवं दृढ़ बनाने की कामना से कवि ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया और विदेशी वस्तुओं तथा वस्त्रों के बहिष्कार करने की प्रेरणा दी। प्रबोधिनी नामक कविता में उन्होंने इस प्रकार के भाव उल्लेखित किए हैं, जैसे नौन तेल लकड़ी घासों पे टैक्स लगे हैं जहाँ, चना चिरौजी मोल मिले थे दीन प्रजा कहाँ। अगली प्रवृत्ति है धार्मिक भावना। भारतेंदु युग में पूर्व परंपरा की भांति भक्ति भावना की गंगा भी एवरल रूप से प्रवाहित हो रही थी तथा उनमें नवीनता का प्रादुर्भाव भी हुआ। निर्गुण और सगुण भक्ति तो परंपरा का निर्वाही था, किंतु देश प्रेम के साथ भक्ति को मिला देना पूर्णतः मौलिक दृष्टि तो थी ही। निर्गुण भक्ति तो गौण रूप से ही अभिव्यक्त हुई।
जिसमें संसार की नश्वरता, माया मोह के बंधन, विषय वासनाओं की निस्वार्था आदि विषयों पर उपदेश दिए। इस किताब में भारतेंदु जी का नाम सर्वोपरि है, जिनके बनाए पथ उन्हीं के जीवन काल में मंदिरों में गाए जाने लगे। वे राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। इस युग के कवियों ने राधा कृष्ण की भक्ति विशेष रूप से की। प्रेम घन का आनंद अरुणोदय में भारत की समस्याओं का निवारण करने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कहा है, हम आज भारतवासिन पर अब दीन दयाल कृपा करिए, मेरे तो साधन एक ही है, जग नंदन लाल वृषभानु दुलारी। अगली प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया। यद्यपि कहीं कहीं परंपरा निर्वाह के लिए प्रकृति का आलम्बन रूप में भी चित्रण किया है। एक और तो बसंत, वर्षा आदि ऋतुओं के मनोहारी चित्र अंकित किए, तो दूसरी ओर गंगा, यमुना, चांदनी आदि का सुंदर निरूपण किया। भारतेंदु कृत बसंत होली में भी बसंत का वर्णन किया तथा चंद्रावली नाटिका में यमुना का वर्णन किया। प्रकृति के माध्यम से नायक नायिका की श्रृंगार चेष्टाओं का निरूपण भी किया। भारतेंदु द्वारा किया गया यमुना वर्णन अत्यंत ही आकर्षक है, जैसे कि तरिणी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, झूठे कुलसो जल परसन हित मनहु सुहाए। अगली अन्य प्रवृत्तियों पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।